हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। एंड आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्टेक्चुअल थीम्स, टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग इन करंट अफेयर्स, दैट इज इन हिंदी कॉल्ड समसामयिक। जो विषय हैं उनको हम देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and a evolving and developing field which is going to change the shape of humanity, ऐसा कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। दैट इज वाई it is impacting polity, economy, security, and thereby impacting our society. समराइज करके यदि कहेंगे तो एआई इज राइटिंग द कोड फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन क्या ऐसा ऑयल बूम से हो पाया था? क्या ऐसा कंप्यूटर एज से हो पाया था? क्या ऐसा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हो पाया था? दिस इज व्हाट वी हैव टू लिंक। हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जब एआई एज की बात हो रही है, द क्वेश्चन अराइजेस कि स्टेट इज देयर, गवर्नेंस इज देयर, institutional systems are there, but what are the risks? What are the rivalries which are emerging? इनोवेशन होगा तो क्या वो इनोवेशन ह्यूमैनिटी को राइट ट्रैक पर लेके जाएगा? क्या हम मार्स को कॉलोनाइज कर पाएंगे? क्या हम क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे? क्या हम पूरी ह्यूमैनिटी को, दैट इज स्पेशली ग्लोबल साउथ को, हम साथ ले सकते हैं टू कंप्यूट पावर, टैलेंट, डेटा और इवन फाइनेंशियल रिसोर्सेस? व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रांसफरिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स, तो क्या उसमें सिर्फ जॉब वैनिश हो जाएंगी? क्या एआई से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उससे बीपीओ फिनिश हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नीड फॉर क्वालिटी डेटा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल एलिमेंट्स टुगेदर। सो इज द होल वर्ल्ड रेडी? आप एक नई लड़ाई की बात करते हैं, एआई रेगुलेशन के लिए अगर चैंपियन करने की बात है, उससे पहले क्या आपने क्लाइमेट चेंज फंडिंग की बात की? उससे पहले क्या आपने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की चेंजेस की बात की? उससे पहले क्या यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? और फॉसिल फ्यूल की इकोनॉमी की यदि बात करते हैं तो इक्वल रोल इज नॉट ऑफ द यूएस, बट उर्सुला वॉन डेर लेन, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उनका भी ये मानना है। सो इंडिया इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरी ब्रॉड लाइमलाइट, वेरी ब्रॉड इंपॉर्टेंट। चाहे ओपन एआई हो, गूगल हो, डीप सीक हो, ओपन सोर्स्ड मॉडल की इंडिया ने हमेशा अगुवाई की है। व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, देन वी अंडरस्टैंड ये एक तरीके का इशू है। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक लेयर की लड़ाई है, वो इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम से, जब पोल प्रोमिसेस की बात होती है, जब हम आगे देखते हैं कि कैश ट्रांसफर या फिर वुमेन के लिए एम्पावरमेंट की बात होती है, हाउ मच इट कैन हेल्प? Cash transfers are important, but women cannot get its real stake without being going through the whole understanding process. Cash transfer is only a short-term balm. Cash transfer is only a kind of a superficial support which may seem as a sustainable. That is why political participation उनका पहले ग्रो होगा, उनके हाथ में इनकम आएगी। इनकम आएगी तो उसको अपने हिसाब से दो पैसे खर्च करने की ताकत आएगी, और वो ताकत हो सकता है बाद में नेक्स्ट जनरेशन को भी मोटिवेट करे। सो सो स्पेंडिंग ऑफ जो कैश ट्रांसफर है, वो वो यदि जो जीडीपी है उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, देन फिस्कल इम्प्लीकेशंस भी होने वाले हैं। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यही इशू आएगा। फिस्कल ट्रबल से हमें बचना होगा। तो क्या हम वुमेन को, सैलराइज है, कैजुअल लेबर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इवन स्टार्टअप कल्चर भी है, वहां हम और कैसे उसको मोल्ड कर सकते हैं? इसका मतलब है जो नए नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, द न्यू एज गर्ल्स
एंड कल को जो जेन जी गर्ल्स भी हैं, दे विल ऑल्सो बी लुकिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड सब्सिडी. इज इट रियली गोइंग टू हेल्प? इट मे हेल्प ए हाउस होल्ड, बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. Sustaining cash transfers, if they are not carefully designed, if the uh, if the spending is not going on education and health, then the whole sum game will become zero again. Moving forward, to understand that role of MSME is very very important. हमने कल भी चर्चा की थी. एंड इंडिया की यदि एआई की ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें एआई इज नॉट अलोन. कैंसर केयर सेंटर्स या फिर लोअर कॉस्ट कॉस्ट सेविंग मेडिसिन की बात है, या फिर आप बात करते हैं बेटर सिटीज की, न्यू डेस्टिनेशंस क्रिएट करने हैं उड़ान के तहत, एंड इवन अटल टिंकरिंग लैब्स, जिन्होंने एक तरीके का पेडागोगिकल रिवोल्यूशन लेकर आया. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यदि एमएसएमई के म्यूचुअल रोल की बात होती है, वो देखना पड़ेगा कि what is the status of all the schemes which had been put down till now. And most importantly, I am again recalling back the Madhya Pradesh case study which we had taken in our previous interaction, and linking it with this, then you will understand that how infrastructure is going to be utilized. Same thing goes with the agriculture. Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. So the 100 districts which we had chosen, are they linked with the national institutions? Are national institutions and Indian Agriculture Research Institute and even other institutes of national importance, are they supporting it? इसमें इसरो का रोल कैसे देखा जाएगा? इसमें जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और या फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है, वो कैसे रोल प्ले करेगा? किसान क्रेडिट कार्ड भी जनधन योजना से लेकर एक मार्जिनल किसान से लेकर उसके बेनिफिशरीज तक पहुंचाने की बात है. आर दे डूइंग इट इन द राइट वे? दैट इज द क्वेश्चन वी मस्ट बी आस्किंग. Similarly, we had also spoken many times about the export promotion mission, and also how we can improve our air cargo infrastructure. The world's most innovative and smart infrastructure, not only of the land but also of the maritime, is found in China or in Europe or even in America. How we can replicate such models over here without compromising on our future generations' assets and their behavior. When we move forward, we understand कि विकसित भारत जिसकी हमने अभी चर्चा की, वो क्या मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम आपको पता होने चाहिए. उनसे क्या हम टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ क्या हम जीवन को और सजग बना पाएंगे? Basic custom duty, when it is reduced from 20% to 10% on the carrier grade Ethernet switches. So, is this going to help really to penetrate a broadband? In electronics, अगर आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात करते हो कि उस पर कस्टम ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं, इज रियली गोइंग टू हेल्प आवर ओन इंडस्ट्रीज? कैसे किया जाए? क्या ओपेक तरीके से कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स एंड इवन द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर दे गोइंग टू सपोर्ट कि कोई स्मगलिंग ना हो, या किसी भी तरह से हम अपने इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बना पाए? डू अंडरस्टैंड देयर आर मेनी हिडन पॉइंट्स इन दिस. लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं. वी हैव सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाउ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ अरुणाचल प्रदेश, they may become the future supporter. But what are we doing in this regard? Will it take a decade also? Is the government is committed enough to be more progressive, या फिर सिर्फ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज ही हो पाएगी? सो डोमेस्टिक मेकर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई जस्ट सेड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की जिसकी मैंने बात की, वो उसका काम है, वो एक वॉच डॉग है, और उसका काम साथ साथ में राइट डायरेक्शन में बढ़ाना भी है. We have also discussed budget, but then the key question arises, what about the awareness of the budget for the common men, that how they are going to be having their lives more easy, more smiles, more children in school, more women being self empowered? For that, we also need changes at the grassroots level. These are the examples which are only given from the perspective of
economy, or from the perspective of industries. Moving further, we understand that the geopolitical situation is not going to change with time. उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें, यदि हमने कल चर्चा की थी यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, चर्चा की थी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, सो इजराइल इज आवर नॉट ओनली जस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बट देन इट इज अ वेरी वेरी फोरमोस्ट नेशन जिनके साथ हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंस कोलैबोरेशंस और टाइज हैं. देयर आर सो मेनी मिशन मोड प्रोजेक्ट्स एंड path breaking technologies, especially in agriculture, and also their startup culture that we have learned from them. India is the third largest startup ecosystem in the world. But should we be happy only about the numbers? Or should we be looking forward to how bottlenecks के बावजूद, adversities के बावजूद, without being getting emotionally bogged down, हम उनको सही कर सकें? क्योंकि aspirations need to be converted और वो इतना आसान नहीं है. Israel is not looking at India as market, but it is looking as a hub, not only for Asia, but for the rest of the world also. This is the perspective which must be more, enhanced. It is in this context, जब आप स्टेट्स की बात करते हैं, अगर अगर इसराइल भी है या फिर यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है या फिर इंडिया जापान की बात होती है, विदाउट बीइंग लेबर in a progressive way, it is very difficult. That is why जो 4 लेबर कोड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. अगर तमिलनाडु में सैमसंग इंडस्ट्री इज फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज, लेबर इश्यूज, जबकि वहां पर लेबर यूनियन बन चुकी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड बीन फैसिलिटेटिंग. सिमिलरली इज द केस फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया. अगर हम असम की बात भी करें, जहां हम सेमीकंडक्टर एक पूरा सेटअप की बात कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी की बात करें जो एक अलग तरीके का आयाम देगी, इवन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो एग्जैक्टली लेबर कोड में नहीं आएगा, बट देन दे आर ऑल म्यूचुअली लिंक्ड विद ईच अदर. सो हियर आर वेरी गुड पॉइंट्स कि क्या रिफॉर्म्स आखिर चाहिए. नंबर ऑफ वर्कर्स आई शुड से फॉर कवरेज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट. वुमेन भी नाइट शिफ्ट में वर्क करें बट बीइंग इन अ सेफ एनवायरनमेंट. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, इंक्रीजिंग ओवर टाइम आवर्स, इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ एंड क्लोजर, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको जब मर्जी फायर नहीं किया जा सकता, एंड इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड फॉर लाइसेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर. सुनने में ये सब बहुत जनरल लगते हैं, बट देन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी क्रूशियल एलिमेंट. जनरल स्टडीज मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अपने आप में ये पूरा एक क्वेश्चन ही रेडी हो जाता है. सो लेट्स ट्राई टू सी कि जो ये पॉइंट्स हैं कि कितने स्टेट्स ने, आप देखेंगे सारे स्टेट्स ने सारी चीजें लागू नहीं की हैं, लेकिन ओवर टाइम का पैसा भी देना है, आपको वुमेन के लिए भी देखना है, आपको थ्रेशोल्ड भी देखना है, आपको लाइसेंस भी देखना है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी देखनी है. सो दीज आर ऑल यू मस्ट रिमेंबर एंड मस्ट बी ऑन योर टिप्स. इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं, they are very very important. This concept is even very important because asset reconstruction word itself says that there are actually problems and the assets are not going to be performing, and it is in this context that performing non performing assets को आप कैसे संभालेंगे. Bad debt managers कहा जाता है asset reconstruction companies को. RBI will allow these to list equity shares in domestic public market, क्योंकि इससे ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आएगी बल्कि कैपिटल भी मिलेगा. बिना कैपिटल के, बिना ट्रांसपेरेंसी के कोई भी सिस्टम चलना बहुत मुश्किल है. इसीलिए एआरसीज को अलाउ किया कि जो लेंडर्स हैं जैसे बैंक्स हैं, वो बैड डेट को बताएंगे, बुक्स को अपनी क्लियर करेंगे और इंक्रीजिंगली रोल प्ले करेंगे रेगुलेशंस को टाइट करके, ताकि किसी तरह की क्राइसिस से भी बचा जा सके. इंडिया में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो उदय कोटक बैक्ड, फिनिक्स एआरसी, एवेन्यू कैपिटल ग्रुप एलएलसी बैक्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. और सिमिलर एग्जांपल है आपका रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन का भी. सो दीज आर सच वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जिनका आपके आंसर्स में या आपके अगर हम मैक्रो मैनेजमेंट की बात करें, उनमें भी इनका आना बहुत जरूरी है. अगर एग्रीकल्चर फील्ड की बात भी करते हैं तो वाई देयर आर नो सच बिग कंपनीज एंड
नो सच बिग रिफॉर्म्स, बिकॉज फंडिंग ही नहीं आ पाती, सिस्टम ही क्लियर नहीं हो पाता। कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसमें हम सेबी के रोल की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको इसका एक स्मॉल राइटअप पता होना चाहिए। यू मस्ट वॉच आवर इकोनॉमिक सीरीज जहां पर इसकी चर्चा भी की गई है, और उसको यहाँ से लिंक कीजिए। सो द क्वेश्चन अराइजेस, रेगुलेटर्स का रोल होना चाहिए क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस को रोकना है। देन द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह स्पेकुलेशन की नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक मार्केट बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट सेबी वांट्स। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि सेबी विल बी एक्टिंग बिफोर पंप एंड डंप हैपेंस। यानी आपने कुछ दिखाया कुछ और, निग्लिजिबल रेवेन्यू है, बिजनेस एक्टिविटी है नहीं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने 6,000 करोड़ को दिखा दिया। सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट ट्रेडिंग सस्पिशियस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ऐसी एंटिटीज को, ऐसे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को हमें हर हाल में रोकना होगा। सो अनलॉफुल गेन्स को रोकना होगा। दैट इज व्हाट मार्केट रिफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ, जिसकी हमने अभी चर्चा की। व्हेन यू मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि whether it is market, whether it is agriculture, whether it is MSME, whether it is artificial intelligence, all these things are linked with society. तो क्या इंडियन स्पोर्ट्स में ईयर ऑफ इक्वलिटी कह सकते हैं 2025 को? क्या इक्वलिटी का मतलब सिर्फ उनको इक्वल पैसे से है, जो कि हम क्रिकेट में ऑलरेडी देख रहे हैं, विच इज ह्यूजली कमर्शलाइज्ड? क्या सोशल मीडिया ने फीमेल एथलीट्स को फैंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने का मौका तो दिया है, बट इज इट रियली ब्रिंगिंग commercialization afterwards, but the real charm of sports forward? स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड्स तो बन रहे हैं, लेकिन क्या ये इक्वल तरीके से परफॉर्म हो रहा है, या फिर ये एक तरीके का पॉकेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है? वी हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज इन द लॉन्गर रन it is not just about cricket, it is not just about very famous female athletes, it is about the whole empowerment which the society feels. इसमें कल्ट पर्सनैलिटी का रोल क्या होना चाहिए? इसमें क्या कुछ इंडिविजुअल्स बहुत हाई एंड माइटी माने जाने चाहिए? थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एंड यू कैन ऑलवेज राइट बैक इन द कमेंट बॉक्स। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो अपने नाम से ही बताती है कि वो एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वहां पर अपील की जा सकती है। बट देन हाई कोर्ट और एनसीएलएटी दोनों के ओपिनियन में यदि फर्क आता है, तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एक धारा निश्चित करते हैं। इफ यू गो थ्रू आवर पॉलिटी सीरीज, देन यू विल फाइंड दैट ये कॉन्सेप्ट वहां बहुत डिटेल में दिए गए हैं। बिकॉज द केस स्टडी हेयर इज दैट किसकी सुनी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट रूल देते हैं कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो शो शो कॉज नोटिस देते हैं मल्टीपल ऑडिटर्स और सीईज को, वो रेगुलेटर्स की डिसिप्लिनरी पावर्स पर इम्पिंज नहीं करता है। लेकिन जो एनसीएलएटी है, उसका ऐसा नहीं मानना है। तो दैट इज वाई वन कैन से दैट ऑडिट फर्म्स और उनके पार्टनर्स और सीईज अगर वो एनएफआरए से भी इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे, तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? क्या देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? या हम कह सकते हैं कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो सेटअप की गई है, इट शोकेसेस what are the challenges faced by a developing market, what are the challenges faced by a developing economy, and क्या हम डेवलप्ड वर्ल्ड की जब बात करते हैं, सो कोल्यूशन या किसी भी तरीके का जो मिसमैनेजमेंट है, वो कैसे हम उसको साइडलाइन कर पाएंगे? वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड क्लास प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम। आईसीएआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिनिंग द ऑडिटर्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना होगा कि कैसे इमर्जिंग नॉलेज इकोनॉमी में, या कैसे जब हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फ्रॉम द एथिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो।
this becomes important. इंडिया एक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी इकोनॉमी बन सकता है क्या? रियली में कैसे बनेगा? हमारी कैपेसिटी 3 टाइम ट्रिपल हुई है, 3 टाइम बढ़ी है. yesterday also we discussed and we put up so many ideas कि उसमें बायोफ्यूल, नॉन बायोफ्यूल या बाकी एलिमेंट्स को हमने कैसे देखा. सो पंचामृत, यदि क्लाइमेट चेंज में आप बात करते हो, क्या है पंचामृत? पंचामृत है, इंडिया विल टेक इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट. कैसे लेके जाएगा? बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय लेस देन 45%. India will meet 50% of energy requirements from renewable energy by 2030. By 2070, India will achieve target of net zero. India will reduce the total projected carbon emission by 1 billion ton by 2030. ये पांचों एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए. इनको मगअप कर लीजिए, समझ लीजिए. ओके, so this is what we have to see. Please move forward so that we can understand the next point. Oil and gas assets. अगर आप ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम की बात करते हो, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो मदद करती है इंडिया के जो ऊपर हमने टारगेट्स बात की उनको पूरा करने में. ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा. उसके अलग अलग राउंड्स शुरू से हुए हैं. हमें गैस चाहिए, ट्रेडिशनल एनर्जी चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स चाहिए, इसीलिए मोर रिफाइनिंग कैपेसिटी भी चाहिए. तो मोर रिफाइनिंग कैपेसिटी के लिए ही हमें तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस को साथ में लेकर और हमें वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लेना होगा. और बिडिंग के थ्रू क्यों करेंगे? ताकि हमें वन ऑफ द बेस्ट माइलेज मिल सके. सो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको देखना होगा कि ऑफशोर ब्लॉक्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हिसाब से, या फिर ऑनशोर ब्लॉक्स, या फिर इंडिया के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे आप देख सकते हैं कि ऑन लैंड है कि शैलो वाटर है, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता चला जाएगा. अल्ट्रा डीप वाटर रीजन्स भी हैं. दिस इज ऑल द चेंजेस वी हैव टू सी. अगेन साइबर frauds are happening. So again I would say you need to remember कि जो साइबर अवेयरनेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, क्या आपको साइबर फ्रॉड में नंबर होता है, क्या आपको नंबर पता है? क्या आपको वो प्रोटोकॉल्स पता है? क्या भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं क्या आपको पता है? इसमें यह आपको देखना होगा. इसी तरीके से एसए में भी या फिर एथिक्स की केस स्टडी में भी आप अपने आप को एज फ्यूचर ऑफिसर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हुए आपको वो सारा का सारा प्रोसेस बताना होगा. The role of CBI is very important, and bank fraud cases are always there. So is it the master's voice which CBI says, या CBI एक केज पपेट है? मैं इसी एंगल से इसको बोलना चाहूंगा. उसमें अगर सीबीआई किसी प्रिजुडिस भावना से काम करती है तो क्या वो आइडियाज और एरियाज हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन द पॉलिटी सेशंस आल्सो दैट हाउ सीबीआई कैन एक्ट एज ए एज एन इम्पार्शियल एंड एज ए फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी. इट शुड नॉट बी सीमिंग कि ये एक सेंट्रम है और जो कि उनके फायदे के लिए काम करता है. दैट इज वाई मैनी स्टेट दे टेक अवे इन द प्रिविलेज एंड टेक अवे द पावर कि हम नहीं चाहते हमें सीबीआई से कोई भी इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाना है. ट्राई टू थिंक एंड ब्रिंग 5 ऐसे की स्ट्रैटेजिक प्रिंसिपल्स जिनसे आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट, आई मीन टू से ऑन साइट और ऑफ साइट, ऐसे क्या 5 आपके हिसाब से, हमने बहुत बार चर्चा की है, ऐसे कौन से एक्शंस होने चाहिए जिनसे माओइज्म खत्म होगा? आई रिपीट अगेन, 5 ऑन साइट यानी कि 5 ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और 5 लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से. ऐसे कौन से स्टेप्स हैं हमने जो लिए हैं? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेड कॉरिडोर या माउस कॉरिडोर है वो कैसे श्रिंक हो रहा है, एंड विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड इवन छत्तीसगढ़, दे आर पार्ट ऑफ इट.
इस पर भी हमने पहले चर्चा की है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू पुट सम आइडियाज हेयर कि कैसे टैक्सेस जो हैं वो जरूरी है, इनकरेज करें स्पेंडिंग एंड ग्रोथ रादर देन सुपरफिशियल सेविंग। सो द टैक्स ब्रेक जो है वो स्पिन ऑफ तो देंगे कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर में, और उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी उसके लिए रिस्पॉन्सिव तरीके से बिहेव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कट वो जो है उसने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसा प्रॉप अप नहीं किया जैसा कि होना चाहिए था। सो क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये एक तरीका है? विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लुक फॉर एग्जांपल्स अराउंड यू इन इन द गिग इकोनॉमी और इन द स्ट्रीट इकोनॉमी, और उसके हिसाब से आप इसको केस स्टडी की तरह देख सकते हैं कि मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड्स का है, रूरल और इवन अर्बन, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। क्या रियली में वो सांस ले पाएंगे, या क्या रियली में वो उसको पुट फॉरवर्ड कर पाएंगे? डू राइट बैक इन द कमेंट बॉक्स एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर। Constitution has always been terrain for contestation of competing visions of power। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें की वर्ड्स आ जाते हैं कि कैसे हमने जम्मू कश्मीर को एक टेम्परेरी स्टेटस दिया, वो भी एक पावर का सिंबल और पावर का स्टेटस है। आर्टिकल 370 एक इसका एग्जाम्पल है, इसीलिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर आप साथ में देखते हैं कि कैसे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एंड इवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हम नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की भी यदि हम बात करें, तो उससे हमें पता लगता है कि देयर आर कॉन्टेस्टिंग विजन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड इवन इवन फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज हाउ दे सी इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। दैट इज वाई रिमार्केबल क्या है? रिमार्केबल है कि हमने इतना टाइम इंड्योर किया। रिमार्केबल है कि हमने उसको सैंक्टिफाइड माना है। रिमार्केबल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक सेंट्रलाइजिंग ड्रिफ्ट तो है, लेकिन उस सेंट्रलाइजिंग ड्रिफ्ट ओवर पावरिंग इतनी नहीं है कि डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेज ही दब के रह जाएं। दैट इज वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है वो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव लेकिन लाइवली अप्रोच के साथ आगे चलता है। द स्केल ऑफ इंडियाज लर्निंग क्राइसिस डिमांड्स बोल्डर एक्शन। ये बात हमने पहले भी चर्चा की है। हमने देखा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो क्या बता रहा है। लॉसेस हुए, लेकिन हम बात आज करते हैं लॉस बढ़ेंगे कैसे। जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है, जिसको निपुण भी कहा जाता है, वो आंगनवाड़ी के थ्रू कैसे कर पाएगा? वो मोक के थ्रू कैसे कर पाएगा? वो ओपन स्कूल के थ्रू कैसे कर पाएगा? वो एनसीईआरटी, एनजीओज, कॉर्पोरेशन और सिटीजन के इनिशिएटिव से कैसे कर पाएगा? कैसे स्टूडेंट्स जो पीसा की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट असेसमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, उसमें हमारा फ्रेमवर्क ऊपर कैसे उठेगा? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, तमिलनाडु मॉडल इन सब की याद दिलाते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इतनी चर्चा पहले भी की है कि कैसे स्टेट्स की जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं, अगर आप सारा कैश ट्रांसफर फीमेल पे, सारा कैश ट्रांसफर आप फ्रीबीज पे करेंगे, तो क्या एजुकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा? हमने बहुत बार चर्चा की है एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की, टीचर्स ट्रेनिंग की, हमने साथ साथ में सोशल बिहेवियर की भी। उन सभी एलिमेंट्स को आपको साथ में देखना होगा। जमींदारी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। जमींदारी एक तरीके का फ्यूडल सिस्टम जो कि ब्रिटिश में कॉर्नवालिस के समय से लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ बिहार केस। इससे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जुड़ा हुआ है, और ये एक तरीके से रिंग फेंस करना चाहता था उन लॉज को जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था। शंकरी प्रसाद सिंह देव एक जमींदार थे काशीपुर वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से। वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनका फंडामेंटल राइट है जो नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वो केस तो हारे, लेकिन इससे 2 डिकेड लॉन्ग डिबेट पार्लियामेंट में शुरू हुआ कि राइट्स क्या हैं आखिर, फंडामेंटल राइट्स के साथ कैसे टिंकर किया जा सकता है। कोर्ट का रोल था कि किस प्रकार से सारी चीज को मैनेज करके पुटअप किया जाए। सो इन डिटेल इट इज बीइंग डिस्कस्ड, क्योंकि शंकरी प्रसाद आर्गुमेंट्स वो लैंड रिफॉर्म लॉ के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं थे, बल्कि वाइडर इंप्लीकेशंस की बात है जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की थी, जो प्रोविजनल पार्लियामेंट ने फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इस बात को शुरू कर दिया था। तो क्या वो कंपेटेंट थी भी क्या नहीं थी, ये हमें देखना होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 13 पार्ट 2 की भी बात होती है, जो प्रोहिबिट करता है कि ऐसे लॉज जो कि किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को डिरोगेट करेंगे उनको नहीं माना जाएगा। सो इट इज इन वेरी डिटेल गिवन ओवर हेयर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड किस तरीके से उसको हम देख सकते हैं।
अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल कि किस प्रकार से आप जो करेगा वो भरेगा. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कैसे एक्स कांस्टेबल जो करोड़पति बनते हैं लेकिन गलत रास्ते को चुनते हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए. नॉट जस्ट अबाउट टैनरीज बट अबाउट रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल्सो जिनमें न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं. इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आते हैं, चाहे फिर वो एस्बेस्टस का हो, यहाँ पर टेनरी की बात है. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर लिंक्ड विद सच डिसऑर्डर्स. मन चंगा तो कटौती में गंगा. दिस इज ए वेरी पॉजिटिव. सो जो पॉइंट हमने आपको बोला विद रिस्पेक्ट टू रविदास जी जो गुरु हैं और अपने आप में प्रेरक हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, एवरीवेयर इनके आइडियाज रिफ्लेक्ट होते हैं. उनके डिवोशनल वर्सेस को हम सिक्स स्क्रिप्चर्स में भी देख सकते हैं, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं. दादूपंथी जो सेक्ट है, विचार हैं, वो भी सेंट्रल है गुरु रविदास जी के विचारों को जानने के लिए. गुरु रविदास जो रैदासा या रोहिदास, भक्त रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इक्वलिटी, वर्नाकुलर लैंग्वेज और रामानंद के फॉलोअर होते हुए, क्योंकि भक्ति संत रामानंद के वो फॉलोअर थे, इसीलिए उन्हें कबीर का यंगर कंटेम्प्रेरी भी माना गया. रामानंदी संप्रदाय जिसे हम कहते हैं. इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और हम अगर आगे चल के देखते हैं जो इंपॉर्टेंट इशू फिलहाल न्यूज में है, दैट वेदर देयर मस्ट बी प्रेसिडेंट रूल. सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल पर कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन की बात की है. सेंटर स्टेट रिलेशंस का पर्सपेक्टिव जो बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस से आता है, बिकॉज सेंटर मे मिसयूज इट्स पोजीशन और वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे. So the president's power under Article 356 is subject to judicial review and courts will examine. यदि डिसीजन इलीगल है, मेलाफाइड है, या उसके अंदर एक्सटर्नस कंसिडरेशंस जो कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, या फिर वहां एब्यूज ऑफ पावर है, या फिर वो फ्रॉड है, हमें इन सब शब्दों पर बहुत ध्यान देना होगा कि क्या इलीगल है, मेलाफाइड है, एक्सटर्नस कंसिडरेशन है, एब्यूज ऑफ पावर है या फ्रॉड है. सो आर्टिकल 356 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यदि गवर्नर की रिपोर्ट आती है और प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि सिचुएशन इज देयर, इसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए वो प्रोक्लेम करेंगे, जो कि 2 महीने तक फोर्स में रह सकता है. लोकसभा और राज्यसभा उसको अप्रूव करेंगे थ्रू रेजोल्यूशन इस पीरियड से पहले, सो दैट इट रिमेन्स ऑपरेटिव. अगर अप्रूव हो गया, so president's rule can be extended to 6 months and parliament can further in 6 months extensions आप 3 साल तक कर सकते हैं. But certain conditions must be satisfied and parliament cannot just renew it by its own whims and fancies. अगर फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो इमरजेंसी पूरी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में होनी चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करने में भी इशू है. अदर इज ए फैक्चुअल पॉइंट, वी मस्ट नो कि इंडिया में सबसे ज्यादा समय प्रेसिडेंट रूल कहां रहा है. ऐसा पंजाब में रहा है कि ऐसा जम्मू कश्मीर में रहा है. पहली बार कब आता है, ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर लेंगे. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज यदि मैं बात करूं तो
climate change, or even air pollution crisis, or even agriculture reform से है stubble burning. Question arises, क्या हाउस पैनल ऐसा बोले कि एमएसपी की तरह पैडी रेजिड्यू की भी प्राइसेस होने चाहिए, उसके लिए भी प्राइसिंग होनी चाहिए? तो क्या आप मानते हैं ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा? ये भी अपने आप में फिजिकल ड्रेनिंग होगा? दिल्ली एनसीआर रीजन में ही सिर्फ होगा कि पूरे इंडिया में होना चाहिए? क्योंकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अभी तक बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं. तो द क्वेश्चन अराइजेस कि स्टेट गवर्नमेंट यदि शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वेराइटीज को अगर प्रमोट करे रादर देन लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज, तो क्या उसको वाकई स्वीकार किया जाएगा? प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा? सीड सर्टिफिकेशंस के बैन को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि वही सीड उगाए जा सकें, वही सीड हों जिनसे किसानों और पूरे देश को लॉन्ग टर्म लाभ हो. फाइनेंशियल सपोर्ट क्या फार्मर्स को मिलना चाहिए जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में वाकई इच्छुक हैं किंतु फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण कर नहीं पाते हैं? All these issues are part of the same house panel issues. So crop diversification plan is very important. इसके लिए एक यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए which must integrate agriculture residue as a kind of a future resource, और उससे बायो एनर्जी जनरेशन भी होना चाहिए. गोवा यदि एग्री टूरिज्म और कैश क्रॉप्स को भी प्रमोट करता है तो क्या वाकई वो सक्सेसफुल हो पाएगा? ताकि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स और डेजिग्नेटेड राइस, मोरड, खेर और खजान फील्ड्स हैं उनको कंक्रीट में कन्वर्ट करने से रोका जा सके. एवोकाडो और ग्रेप फ्रूट एक कैश क्रॉप की तरह गोवा का इमेंसिपेशन कर सकते हैं. सो दिस पॉलिसी, दिस फ्रेमवर्क एक जो सस्टेनेबल, रिजिलियंट और एक इंक्लूसिव पिलर बन सके, लोकल गोवान्स को भी उसका फायदा हो और वो उसको स्टेक होल्डर की तरह आगे बढ़ाएं. क्योंकि स्टेट की जो एग्रीकल्चर हेरिटेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट इज वेरी स्मॉल बट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ मॉडर्न स्टेट. सो द सॉयल पैटर्न को समझना होगा, वेस्टर्न घाट की फ्रेजिलिटी को कॉन्टेक्स्ट में लेके आना होगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो इसराइल के साथ हों चाहे फिर वो यूएस के साथ हो, उन आइडियाज को प्रमोट करना होगा. इंडोर फार्मिंग और सॉयल लेस फार्मिंग के क्वेश्चंस यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं. वर्टिकल फार्मिंग, रॉफ टूब फार्मिंग, अर्बन एग्रीकल्चर या फिर आप हाइड्रोपोनिक्स की बात भी करें, वो सब भी यहाँ पर लागू होने की बात आ जाती है. एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, इन तीनों के जो डिस्क्रिमिनेशन या जो डिफरेंसेस हैं वो हमने साइंस सीरीज में डिस्कस किए हैं. एग्री टूरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ स्ट्रिक्ट जोनिंग रूल्स यदि आएंगे तो क्या लोग वाकई अवेयर होकर तैयार हो जाएंगे? क्या एक फार्मर वेलफेयर बोर्ड बनेगा वो कन्वेंशनल बोर्ड से थोड़ा डिफरेंट होगा? न्यू गोवा फार्मर वेलफेयर एक्ट जिसको बोला गया है, गारंटीड लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात करता है. दूसरी तरफ हम एआई की बात करते हैं और हम साथ में इंडिया में इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसकी चर्चा करते हैं. तो फिर ये सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा, ये देखना होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हाई वैल्यू जो कैश क्रॉप्स हैं जैसा मैंने अभी कहा, एवोकाडो एंड ग्रेप फ्रूट, इसके अलावा कैशू, मैंगो, एरिकानेट, ये भी इसका एक कोकोनट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ वी हैव टू सी इन द मैप कि साउथ सुडान कहाँ है, सोमालिया कहाँ है. द क्वेश्चन इज नॉट दैट दे आर द मोस्ट करप्ट, क्योंकि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जैसे इंडिया ग्लोबल सर्विस को कई बार नकारता है और कहता है कि उनका पर्सपेक्टिव यूरोसेंट्रिक है, ये देश भी नकार सकते हैं. किन पैरामीटर्स पे आप करेंगे? फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ये सब आप डेनमार्क के साथ साथ टॉप रैंक में आते हैं. डेनमार्क इज सपोज टू बी मोस्ट यू कैन से ओपन, मोस्ट ट्रांसपेरेंट ऐसा कंट्री जहां पर पब्लिक सेक्टर करप्शन नहीं देखा जाता या बहुत कम है. सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट इंडिया विच इज एट द रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इसकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो गिरा है, जो 0.38 जो आए हैं. सो क्वेश्चन अराइजेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन एग्जाम कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, या इसको देने वाला जो एक पर्सपेक्टिव है क्या वो वाकई हमें स्वीकार करा जाना चाहिए. In this context,
आप कहते हैं कि मोस्ट करप्ट नेशंस अफ्रीका में हैं, क्या वो खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या उसके लिए उनकी गवर्नेंस को जो हमेशा कंट्रोल किया गया है बाहर से, क्या वहां पर जो डंपयार्ड की तरह उनको यूज किया गया है और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है? क्या ये बहुत अच्छी बात है? सो अफ्रीकन कंट्रीज ऑब्वियसली दे विल सेंड देयर वर्कर्स अब्रॉड। इंडिया से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर एक को एक अच्छा जीवन चाहिए, यही मानव की सबसे पहली प्रायोरिटी भी है। तो क्या धरती पर कभी इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बन पाएगा? एथिकल पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर आप कहिए ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इकोनॉमी से क्या हमारी जीडीपी वाकई इंक्रीज हो सकती है? उसके लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाने की बात है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, और वो चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। और जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, यदि आपने एक बिल्डिंग भी बनाई, यदि आपने मशीनरी भी यूज की, यदि आपने कोई एयरपोर्ट भी रेडी किया, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट आ जाता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अ, इस चीज को दर्शाता है कि कैसे आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जैसे आपकी जो कैपिटल है, वो आपके साथ नॉलेज को अगर हम कोलैबोरेट कर दें तो उससे हम कितना आगे जा सकते हैं। नॉलेज इकोनॉमी को भी कैप्चर करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो उस तरीके से हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए हैं। सो नीति आयोग का ये प्रपोजल है जीडी केपी के लिए, और नीति आयोग ने प्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट नोट किया, इसीलिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने कॉन्सेप्ट नोट को ये बोला कि उसके अंदर मेथोडोलॉजी, और जब तक कैप्चरिंग डेटा और कंप्यूटेशन नहीं होगा, सो आप उसको नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि पैरामीटर्स होने चाहिए और पैरामीटर्स के साथ साथ उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इंडिकेटर हमें हेल्प करेगा जीडीपी को और फर्दर ग्रो करने में। सो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि उसको एक्चुअली में स्ट्रीमलाइन करके कैसे इन प्रैक्टिस में लाया जाए। दिस इज ऑल for today's discussion, and we will get back to you in our next interaction. Till then, move forward, come out of your comfort zone, and get back to us for success by joining our different courses and programs. Thank you.